नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशनल खबर पॉडकास्ट। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट हैं दिल्ली एनसीआर के जानी मानी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रियदर्शी अमित। डॉक्टर प्रियदर्शी अमित अभी एनसीआर में एक निजी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट है एंड वो अभी अपर लिम्ब में यूनिट हेड है। तो वेलकम डॉक्टर प्रियदर्शी। थैंक यू वेरी मच। हम आज बातचीत शुरू करेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करना है हमें इस बारे में। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मेडिकल लाइन में कैसे आए, मतलब व्हाट इंस्पायर्ड यू टू कम इनटू दिस लाइन? थैंक्स वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, हमें यहाँ पे रखने के लिए। ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं बचपन में, जब मैं छोटा हुआ करता था, अराउंड 6-7 साल का, मेरे पापा एक सिनेमा थिएटर में थे, वहाँ पे मैनेजर थे। तो उस ज़माने में ना, मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे एक छोटे से सेटअप में था, छोटे से जगह पे। तो वहाँ पे हम बराबर मूवीज़ देखते थे और उस समय मूवीज़ में हमारे एक किरदार हुआ करते थे, मे बी आपको याद होंगे, मिस्टर इफ्तिकार आलम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनकी ना जो ज़्यादातर कास्टिंग होती थी वो एज अ डॉक्टर होती थी। हाँ, तो वो बड़े स्मार्ट मुझे लगते थे। तब से मैंने सोचा मैं तो बस इफ्तिकार आलम बनूंगा। मुझे अमिताभ बच्चन नहीं बनना है, धर्मेंद्र नहीं बनना है, बस इफ्तिकार आलम। उनकी पोर्ट्रेट लेके मैं बढ़ने लगा। धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, क्या होता है। फिर 10th हुआ, फिर साइंस में इंटरेस्टेड था, फिर साइंस लिया, बायोलॉजी लिया, ह्यूमन बायोलॉजी, वो डॉक्टर बन गया फिर। अच्छा, तो जैसे मतलब जनरली ऐसे ही होता है कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं या बड़े भाई डॉक्टर है या घर में कोई डॉक्टर है, तो उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है। बट आपके केस में थोड़ा सा डिफरेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कैसे आपका जर्नी कैसा रहा फिर उसके बाद? हाँ, दूसरी बात है कि मेरी मम्मी हमेशा से एक डॉक्टर चाहती थी, ऑफ कोर्स। हाँ, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि हाँ, एक वो भी था कि हाँ जी, डॉक्टर बन गए। तो पहली बार जब क्योंकि वहाँ पे जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे एज सच। आप अगर दिल्ली में देखें, जहाँ पे रिसोर्सेज है, एजुकेशन है, वहाँ पे कम थे। तो हमें छोटी सी जगह से जाके पटना जाना पड़ा, वहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ा मेडिकल की, क्योंकि ये टफ होता है मेडिकल का एंट्रेंस। तो वो किया समहाउ। मेहनत तो बहुत करना पड़ता है। देन आई गॉट थ्रू ऑल इंडिया जो रैंक होता है, वाज लाइक 150 रैंक, जितने उस समय रैंक मिले थे, नियरली 2000, ईयर 2000 में। अच्छा। फिर मैंने पौंडीचेरी ज्वाइन किया, जिपमर ज्वाइन किया, विच इज़ सेम लाइक एम्स जो नॉर्थ इंडिया का है, पौंडीचेरी वहाँ का है, साउथ इंडिया का है। सो इट्स वन ऑफ द नेशनल कॉलेज। तो वहाँ ज्वाइन किया, MBBS करी, फिर उसके बाद से वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन करी ऑर्थोपेडिक्स में। बिकॉज मैं हमेशा से चाह रहा था कि कुछ, आई वॉज गुड इन हैंड्स, जैसे हाथों से काम करना। घर में जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मैं भी थोड़ा सा हथौड़ी चला लूँ, वो सब मुझे अच्छा लगता था। और जो ऑर्थोपेडिक्स है, मोर लाइक कारपेंट्री है, हथौड़ियाँ मिलती है, सारे औजार मिलते हैं, तो उसके साथ आप खेल सकते हो। तो दैट वाज माय इंटरेस्ट। तो फिर ऑर्थोपेडिक्स वहाँ से किया। उसके बाद बिकॉज नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में थोड़ा सा क्लैशेस रहते हैं, नॉट क्लैशेस लेकिन मज़ा नहीं आता है। सो आई केम बैक टू नॉर्थ इंडिया। दिल्ली आया, थोड़ी सी स्ट्रगल हुई टू फाइंड प्लेस। फिर जो यहाँ पे देखा, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एंड यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो अब कुछ और अपग्रेड करते हैं अपने आप को ऑर्थोपेडिक्स के बाद। सो उस समय पड़ाव था जो कि मैं यहाँ से छोड़ के UK चला गया। ओके। एंड दैट ओपन माई एवरीथिंग, लाइक वहाँ पे ट्रेनिंग करी, वहाँ पे फेलोशिप करा, वहाँ के जो पाथवेज होता है उसमें एंटर किया। फिर उसके बाद से वहाँ पे कंसल्टेंट बना। कुछ 8 साल में रहा था वहाँ पे। तब मुझे लगा कि हाँ, अब जाके मुझे ऑर्थोपेडिक्स सही आ गई है, अब मैं अपने पेशेंट के साथ जस्टिस कर सकता हूँ। दैट्स द टाइम आई थॉट कि हाँ चलो अब वापस चलते हैं। अच्छा, जनरली ऐसा होता है ना कि भाई अगर आप यूके में हैं या यूएस में हैं तो आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाता है, आपका इनकम ज्यादा हो जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है जनरली। तो उसके बाद फिर कमिंग बैक टू इंडिया इज ए बिग डिसीजन। तो आपने इस तरह से डिसीजन कैसे लिया, मतलब व्हाट ड्रोव यू? एवरी बिग डिसीजन टेक्स टाइम। तो मुझे भी इतना इंस्टेंटली तो नहीं ले पाया, बिकॉज वहाँ के सिस्टम पे आप ढल जाओ, आप हाफ ब्रिटिश बन जाते हो, आपके बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। अभी भी देखो थोड़ी सी ट्विस्टेड तो लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि हमेशा से मुझे लगता था कि हाँ मुझे करना चाहिए। जैसे एक तो यहाँ पे आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं। दूसरा है कि आप इंडियन हो तो इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हो। इंडिया के लिए अभी देखो जैसे मोदी जी हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े नाम हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं इंडिया के लिए।
एज अ सर्जन मैं क्या कर सकता हूँ, एटलीस्ट सर्जरी अच्छी कर सकता हूँ। जो हमारे इंडियन है उनको मैं कुछ अच्छी सर्जरी में प्रोवाइड कर सकता हूँ जो कि वर्ल्ड क्लास की हो। तो ये मेरा हमेशा से था कि लेट्स गो बैक टू इंडिया। जो चीज़ हम बाहर में करते हैं समहाउ अभी इंडिया उस लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि उतनी अच्छे नहीं हो पा नहीं रहे। हो पा रही। कुछ रीजंस हैं उसके। बिल्कुल। तो उसको मैंने प्रमोट करने के लिए फिर यहाँ पे डिसीजन लिया कि नहीं, हम इंडियन के लिए करेंगे। वहाँ पे तो हैं ही लोग, वहाँ पे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। शायद उनको मेरी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, शायद यहाँ पे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आपके फैमिली मतलब तब तक यू आर मैरिड एट दैट टाइम और? हाँ, बीवी हैं, 2 बच्चे हैं। बच्चे अच्छा। भी आधे ब्रिटिशर्स हैं, हिंदी बोलनी नहीं आती है उनको। लेकिन सबके लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक वी आर ओके। एंड शी इज आल्सो अ डॉक्टर? शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, शी इज़ लाइक आई सर्जन। ओके तो शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन दिल्ली एनसीआर। ओके ओके। हाँ, तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो अपर लिम्ब पे है बेसिकली। हाँ। तो उस पे थोड़ा सा आप एलाबोरेट करिए कि अपर लिम्ब मतलब एल्बो, शोल्डर हाँ। और ये कहाँ से आया? सो हाँ। आई थिंक जब हम यहाँ पे थे, जब हम ऑर्थोपेडिक्स कर रहे थे, उस समय वी ऑल लाइक जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन। लेकिन जैसे आप अगर देखोगे मेडिसिन को देखिए, आपकी कार्डियोलॉजी होती है, जो एक तो जनरल फिजिशियन हो गया, फिर कार्डियोलॉजी कार्डियो हो के अलग गई, है। नेफ्रोलॉजी हो गई, तो अलग उसमें है। स्पेशलाइजेशन हो रहा है। तो बहुत सिमिलर वे में ऑर्थोपेडिक्स में भी स्पेशलाइजेशन है। या तो आप जनरल ऑर्थोपेडिक्स की तरह प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ आप एक्सपर्ट केयर देना चाहते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें वो होता है ना, एक कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो आप वो बिल्कुल मास्टरी बिल्कुल। नहीं दे पाएंगे जब तक आप एक चीज़ में, आप जो आपका निश एरिया है उसमें आप स्पेशलाइज ना करें। हाँ तो उसमें हमारे पास एक्चुअली इंडिया में ये उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, कुछ ही सेंटर्स में है जो कि हम स्पेशलाइज्ड यूनिट में काम करते हैं। लेकिन यूके में ये स्टैंडर्ड है, पिछले करीबन 10-15 साल 20 साल से सभी ऐसे ही काम करते हैं। आपकी स्पेशलिटी होती है, तो मुझे वहीं पे चूज़ करना था कि मुझे कौन सी स्पेशलिटी लेनी है अगर वहाँ पे आगे बढ़ना है। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप रिप्लेसमेंट, जैसे आपकी हिप रिप्लेसमेंट, नई रिप्लेसमेंट वो वाली करना चाहते हैं, या फिर आप फुट एंड एंकल करना चाहते हैं, हैंड स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं, शोल्डर एल्बो होना चाहते हैं। तो ये हमें वहीं पे सिलेक्ट करना पड़ा। तो उस हिसाब से फिर मैंने सेलेक्ट किया कि शोल्डर एल्बो हैंड एंड रिस्ट का एक जो फेलोशिप होता है वो मैंने करा। और ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा स्कोप्स होते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्जरी कर पाते हो। इस नॉट नेसेसरी कि आप जब नी रिप्लेसमेंट करते हो, ज़िंदगी भर आप नी रिप्लेसमेंट नहीं करते हो, यू गेट बोर्ड। मतलब बेसिकली उसमें मैं बोर हो जाता हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ। एक ही चीज़ आप बार बार करें, कोई वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन इसमें है कि आप कितनी बारी दूरबीन से सर्जरी करते हो, कितनी बारी आप रिप्लेसमेंट करते हो, आपकी फ्रैक्चर होती है। तो ओवरऑल स्पेक्ट्रम होता है कि इस जोड़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है आप सभी को डील करते हो। इसमें एक्चुअली रिप्लेसमेंट वगैरह भी हो जाता है, मतलब हाँ, जो हाँ। पहले शायद नहीं होता था इतना। हाँ। जैसे आपका अगर शोल्डर रिप्लेसमेंट है या उस तरह से जो भी है, जो जैसे आपके कॉमन फैक्टर्स में आ जाता है कि भाई आपका नी रिप्लेसमेंट, आपका हिप रिप्लेसमेंट, ये सब बड़ा कॉमन सुनने को मिलता है। बट शोल्डर वगैरह के बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है। मतलब पीपल सफर स्टिल विथ दोज इंजरीज एंड काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसके बारे में कुछ नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप जैसे मैं कभी बोलता हूँ कि हाँ आपको शोल्डर रिप्लेसमेंट चाहिए, तो लोग पूछते हैं अच्छा ये भी रिप्लेस होता है? बिल्कुल। तो फॉर सम रीज़न यहाँ पे इंडिया में अब जाके तो नी रिप्लेसमेंट सभी लोग जानते हैं कि हाँ नी रिप्लेसमेंट होता है, हिप रिप्लेसमेंट होता है। लेकिन दूसरे जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट अभी इतना नहीं होता है। कुछ फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि एक उतनी अवेयरनेस नहीं है, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि इसकी भी रिप्लेसमेंट होती है। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स की पूछें, जितनी सक्सेसफुल आपकी हिप सर्जरी है उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल आपकी शोल्डर सर्जरी है, शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी है। अगर आप देखें कि एक इम्प्लांट कितने दिनों तक लास्ट करता है, सो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ ईयर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट भी लास्ट करता है। सो अगर आप 60-65 में शोल्डर रिप्लेस करते हैं, वो आपकी पूरी ज़िंदगी चल जाता है ऑलमोस्ट। तो ये सब है, लेकिन हाँ फॉर सम रीज़न यहाँ पे उतनी नहीं है। दूसरी कहें, अगर दूरबीन वाली सर्जरी जो होती है शोल्डर की, वो कॉमनली हो रहा है, अभी लोग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ करने वाला एक सर्जन चाहिए जो उस चीज़ को अच्छे से कर पाए। पेशेंट्स की अवेयरनेस चाहिए जो कि एक्सेप्ट करे कि हाँ ये भी हो जाए। मेरे ख्याल से जब दो मिलते हैं तब आपकी सर्जरी होती है, अकेले सर्जन हो जाए तो नहीं होता है। तो आई थिंक अभी दिल्ली एनसीआर में उतने सर्जन्स नहीं हैं जो कि शोल्डर रिप्लेसमेंट अच्छे से कर पाएँ। अभी हमने एक कोर्स भी किया था अपने हॉस्पिटल में, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया और इवन साउथ इंडिया से बड़े सारे लोग आए थे। उनको मैंने ही ऑर्गेनाइज़ किया था अपने हॉस्पिटल में। तो उसमें सभी को हमने सिखाया कि आप देखो आप कैसे होता है, कुछ को ट्रेनिंग दी हमने कि हाँ जी ऐसे-ऐसे सर्जरी की जाती है।
कुछ दिन में एक और कोर्स प्लान करने वाले हैं इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि सभी के पास उतनी रीच है नहीं कि आप किसी के पास जाके सीख रहे हो। चलो मेरे पास था, किस्मत था, हार्ड वर्क था, मैं तो सीख के आ गया, लेकिन सबके पास नहीं है। तो एटलीस्ट मैं उतना तो कंट्रीब्यूट कर सकूँ अपने पैटर्निटी के लिए। अभी आपने कोई शोल्डर रिप्लेसमेंट किया हुआ है? हाँ, सर्जरी का हाँ, अभी हुआ है अभी recently? लास्ट वीक ही अभी हमारे पास 2 पेशेंट थे, अच्छा 2 मरीज थे। काफ़ी दिनों से मतलब स्ट्रगल कर रहे थे शोल्डर के साथ। एक मरीज थे जो कि करीबन 2 साल पहले भी आए थे, उनको मैंने तब प्रपोज़ किया था, जो कि उनको थोड़ा-सा टेकअप किया उन्होंने टाइम, अब जाके वो उन्होंने करवाया है। अब मैं वही उससे आना था, मुझे पूछना था हुँ। कि हाउ डू वन नो कि भाई मेरे को अभी शोल्डर का इतना प्रॉब्लम है कि आई शुड गो फॉर अ रिप्लेसमेंट, और आप सजेस्ट करते हैं, हाउ हाउ डज इट हैपन? तो ये ना क्लिनिकल डिसीजन होता है कि आप एक शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है, बहुत सारी कंडीशंस में आप कर सकते हैं, उसमें आपकी सक्सेसफुल होती है, लेकिन वो एक डॉक्टर का डिसीजन होता है कि इस केस में कौन सी करें। कितनी बारी अगर पेन होता है, मतलब बेसिकली पेशेंट को पेन होता है, हाथ उठाने में दिक्कत है, जैसे आप यहाँ से हाथ उठाए, इसके ऊपर नहीं जाता है कॉमनली, आपको पेन हमेशा रहता है, रातों में आपकी नींद खुलते रहती है, आप सो नहीं पाते हो अच्छे से। तो उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि क्या रीज़न है आपके इस पेन का। शोल्डर में भी बस एक ही रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अब आप पहले रीज़न समझते हैं क्या है, उस रीज़न को बड़े सारे तरीके होते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं, दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज से करते हैं, कभी इंजेक्शंस हम लगाते हैं, तब जाके हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये नहीं है, तो फिर हम रिप्लेसमेंट पे जाते हैं। कितनी बारी आप दूरबीन से सर्जरी कर देते हैं, तो वो सब एक क्लिनिकल डिसीजन होता है। पेशेंट को देख के समझ में आता है कि हाँ जी, आपके लिए ये सब करेंगे बस टाइम पास होगा, लेकिन आपको डेफिनेटिव सोल्यूशन चाहिए तो ये आपके लिए ऑप्टिमल है। जैसे आपकी कभी कभी मांसपेशियाँ फट जाती हैं, कभी फ्रैक्चर होता है, जैसे दूसरे मरीज हमने किया था लास्ट वीक ही, उनका फ्रैक्चर हो गया था जिसको आप रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। Okay. उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप उसको, जैसे फ्रैक्चर की फिक्सेशन होती है, प्लेट्स और स्क्रू ब्ला जो भी हम लगाते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा बेटर था कि आप रिप्लेसमेंट कर दो। तो ये सब हम पेशेंट से बात करके, पेशेंट की कंडीशन को समझ के, जो भी मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन होता है आधे घंटे से कम नहीं जाता है लिटरली, क्योंकि पेशेंट को समझो, आप उनकी इन्वेस्टिगेशन को समझो, फिर उनको प्लान समझाओ, तो ये सब पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, मतलब आपको पहले पेशेंट को कंफर्टेबल करना है कि भाई पेशेंट जब तक कंफर्टेबल नहीं है कि इस प्रोसीजर में जाना है उसको, तब तक तो नहीं हो सकता। नहीं, पेशेंट का बॉन्ड भी कंफर्टेबल बनना रहना, चाहिए। हाँ, ये एक रिलेशनशिप होता है बिल्कुल। जो कि अगले कुछ महीनों तक चलता है हमारा। जैसे एक तो रैपो डेवलप होता है, उनको समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये डॉक्टर सही बोल रहे हैं और ये डॉक्टर उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये दूसरा हमारी सोसाइटी में कि ट्रस्ट फैक्टर अभी बहुत कम है पेशेंट डॉक्टर का। कितनी बारी मुझे भी लगता है कि हाँ मैं तो सही बोल रहा हूँ, शायद पेशेंट को मैं ट्रस्ट नहीं दिला पा रहा हूँ, फॉर सम रीज़न ये है हमारी सोसाइटीज़ में। तो फर्स्ट जो कंसल्टेशन होता है या सेकंड कंसल्टेशन, उसमें हम एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं। कुछ रिजल्ट्स उनको दिखाना होता है, आपको कुछ पेपर्स दिखाने होते हैं, ऑल साइंटिफिक पेपर्स, नथिंग फेक पेपर्स। उसके बाद से वो डेवलप होता है, क्योंकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि उनकी ऐसा नहीं है कि आपने दवाई दे दी और ख़त्म हो गया। ये जो हम लोग का सफ़र होता है ये 3-4 महीने तक चलता है, कभी 6 महीने, कभी 12 महीने तक हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और उस समय पेशेंट की जो भागीदारी होती है ट्रीटमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर्जरी हमने 2 घंटे में कर दिया, हमारा काम मोर लेस खत्म हो जाता है, लेकिन पेशेंट का जो काम होता है, पेशेंट की मेहनत होती है, उस समय से लेके अगले 1 साल तक चलता है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट 3 मंथ्स में क्रूशियल होता है। उनको एक्सरसाइजेस करना है, प्रिकॉशंस लेना है, तो उनको जब तक वो बात समझ में नहीं आए, जब तक वो कॉन्फिडेंट ना हो उसके लिए, तब तक मुझे लगता है कि वो सर्जिकल कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, तो एक बार वो डिसीजन हो जाए फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद से हम प्रोसीड करते हैं। एंड पोस्ट प्रोसीजर फिर आपको उतना भी उनको काउंसलिंग करना पड़ता है। हाँ, उनको सजेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। मुझे लगता है कभी वो कहीं, कितनी बारी होती है ना कि आप जितनी रिकवरी होनी चाहिए उसमें आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हो, फॉर सम रीज़न आपने उतनी एक्सरसाइज नहीं की, तो फिर उनको पंप करके मुझे आगे करना पड़ता है। तो ये सब रहता और है। एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आज के डेट पे क्रिकेट इज द अभी वर्ल्ड कप भी हमने जीता है, एंड क्रिकेट हर घर के कांग्रेचुलेशन टू आवर इंडियन क्रिकेट टीम। बिल्कुल। एंड हर घर में ना हर पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका बेटा या बेटी क्रिकेट खेलेगा या खेलेगी। आईपीएल के बाद ये शुरू हो गया, प्लस टेनिस है, प्लस बाकी सारे स्पोर्ट्स है जिसमें इंजरी बहुत होते हैं, एंड जनरली हड्डी का इंजरी ही होते हैं ज्यादातर। आप टेनिस एल्बो ले लो या गोल्फ एल्बो ले लो, या शोल्डर का फ्रोजन शोल्डर हो गया, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। तो उस पे आपका क्या रोल रहता है, बिकॉज यू मस्ट बी हैंडलिंग अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्समैन।
हाँ, तो ये मेरे एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स जो कि स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेसिफिक होते हैं। तो जो हम बिकॉज़ ये मेरा ज़्यादा काम अपर लिम्ब में होता है, तो उसमें जो भी जैसे स्पोर्ट्स में आपने क्रिकेट का नाम लिया, बिल्कुल। फास्ट बॉलर्स, ये मेरे एक पेशेंट्स होते हैं। फास्ट बॉलर्स होते हैं, अंदर में कोई बड़ी सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जस्ट नेम कि हाँ, एक बाइसेप्स टेंडन होता है, लेब्रम होता है। इस सब की इंजरी बड़ी आती है कि आप हाथ को ऊपर से लगाएँ, जैसे आपने इस पोजीशन पे लिया, वहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रेच होता है, थोड़ी-सी टेयर हो जाती है, मतलब फट जाता है। तो ये मेरे पास बहुत सारे आते हैं। आपकी एल्बो की लिगामेंट सर्जरी होती है, जैसे आपने हाथ को ऐसे किया, आपकी इधर वाली लिगामेंट स्ट्रेच हो जाती है। कितनी बारी आप गिरते हैं तो आप वो लिगामेंट तोड़ देते हैं। फ्रैक्चर्स तो चलो फ्रैक्चर तो सभी को पता होता है, लेकिन बिल्कुल। ये लिगामेंट कितनी बारी मिस हो जाता है, हाँ, आपको हाँ। एक्स-रे में दिखता नहीं है। आपने कुछ और खेला, आप थंब की इंजरी हो जाती है, यहाँ पे आपके लिगामेंट टूट जाते हैं। तो बड़े सारे होते हैं स्पोर्ट्स इंजरी, जैसे शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है। छोटे-छोटे हैं बट उसका बहुत हाँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। हाँ, आपकी करियर उसी मतलब पे ये करियर एंडिंग टाइप ऑफ इंजरीज होती हैं। तो आपकी हमारे यहाँ जो मेरे पास जो आते हैं, जैसे बिकॉज़ दिल्ली हरियाणा से पास है, तो हरियाणा के बड़े सारे स्पोर्ट्स पर्सन अब हमें हाँ, पता है कि हरियाणा बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। स्पोर्ट्स स्टेट है, हाँ। तो वहाँ पे बड़े सारे हैं, तो रेसलिंग हो जाए, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, हाँ। तो इन सब में ज़्यादा इंजरीज होती हैं। क्रिकेट में थोड़ी सी कम होगी, जैसे आपकी रेसलिंग हो गई, कराटे हो गए, बॉक्सिंग्स हो गई, तो उसमें ज़्यादा इंजरीज के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप ओके। कॉन्टैक्ट करते हैं और इंजरी हाई एनर्जी होता है। तो ये सारे पेशेंट्स भी मेरे पास बहुत आते हैं। तो रफली 20 से मतलब 15 से लेके 25-30 के एज के रेंज में आएंगे ये। कुछ कुछ को डायग्नोस हम कर देते हैं, कुछ लोग क्योंकि उनका करियर अभी चल रहा है, एक कोई इवेंट है, तो उसमें सर्जरी हम थोड़ा होल्ड करते हैं, उनके पेन को सबसाइड कराते हैं किसी वजह से इंजेक्शन करके, फिर जब वो उनका एक जो भी इवेंट होता है ख़त्म हो जाता है, फिर उनकी सर्जरी हम प्लान करते हैं। बिल्कुल। अभी मैं कुछ स्पोर्ट्स टीम का भी डॉक्टर हूँ, हाँ, हाँ। जैसे हमारे यहाँ पिकल बॉल है, वो है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ भी मेरी विजिट होती है। तो हाँ, ये थोड़े डिमांडिंग पेशेंट्स होते हैं, बिकॉज उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है, जो नॉर्मल कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं, मतलब उससे नॉर्मल पे उनसे कहीं ज़्यादा है। आगे हैं, हाँ। उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बहुत कि है, हाँ। जैसे अगर हम में आप में हम कहेंगे बस हमारा हाथ यहाँ तक उठ जाए, काम मेरा चल जाएगा, लेकिन उससे उनका काम नहीं चलेगा। उनको इतनी फोर्स चाहिए, उतना पावर चाहिए, तो ये सब डिफरेंट होता है उनमें। बिल्कुल। इसके लिए जैसे इनको ऑल्सो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए या प्रिवेंशन हो जाए तो बेटर रहता है, तो उस पर आप कुछ एडवाइस करते हैं कि भाई नहीं, इनका डाइट ऐसा होना चाहिए, इनका एक्शन ऐसा होना चाहिए, इस तरह से कुछ आप एडवाइस करते हैं? नहीं, ये बात सही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। हाँ, हम भी चाहते हैं कि जो हमारी वास्ट पॉपुलेशन है, इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन है, बेटर है कि उस इंजरी में ना कहें, ना पहुंचे। तो तभी मैं बहुत जगह जाके मैं टॉक देता हूँ कि हाँ, आप किस तरह से अपनी इंजरीज को बचा सकते हैं। कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। हाँ, डाइट, आपने बोला डाइट तो इम्पोर्टेंट है। विदाउट प्रॉपर डाइट आपकी जो फिजिक होती है, कुछ मसल पावर होते हैं, हाँ। वो खराब हो जाते हैं। एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल होता है। आई थिंक हमारे कोचेस जो होते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि आपकी ये सब जो है ना, जो आपकी जो कहते हैं कि शुरुआती दौर की एक्सरसाइजेस हैं, नॉट लाइक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, जो आपकी ड्रिल्स होती हैं, वो सब डेफिनेटली रखो। आपकी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए उसमें, नहीं तो आपके इंजरीज के चांसेस हैं। अगर मान लो कि मसल की पावर उतनी नहीं है और उतना फोर्स आप लेते हो, तो डेफिनेटली उसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही। तो ये सब बहुत ज़रूरी है इनिशियल प्रिवेंशन के लिए कि हाँ, आपकी मसल की टोन बिल्कुल सही हो, आपकी मसल की लेंथनिंग बिल्कुल सही हो। तो ये सब हम प्रीहैब में, मतलब इंजरी होने से पहले रिकमेंड करते हैं। रिहैब से पहले, रिहैब की जरूरत नहीं है। हाँ, रिहैब तक मत पहुंचो, आप पहले अपने आप को कर लो। ये सारे जैसे हाँ, वार्म अप कर लो अच्छे से, या हाँ, कूलिंग डाउन भी अच्छे से करना हाँ, चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूअस करते रहें तो आपकी जो डिलेड ऑनसेट आपकी मसल सोरनेस, ये सब बड़ी सारी आ जाती है कि आपकी मसल उतनी रिकवरी हुई नहीं, फिर से आपने उसको लोड कर दिया। What are the common problems generally senior citizens feel regarding the orthopedic issues, like orthopedic हाँ, health के लिए? आप अगर जैसे ओपीडीज देखेंगे, आउट पेशेंट जब हम करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है आपका नी जॉइंट इश्यूज, नी पेन, जैसे एल्डरली में हो जाता है, फिर आपकी बैक की इशू हो जाती है, फिर शोल्डर की इशू हो जाती है। ये सब ज़्यादा जो होता है कि आपकी एज तो बढ़ रही है, हाँ। उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी हर एक ऑर्गन की कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो इन द सेम वे जो हमारी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में जो स्ट्रक्चर्स है हमारे, जो कार्टिलेज होती हैं, जो कार्टिलेज एक लेयर होता है
बोन के ऊपर जो एक कुशन जैसा करता है, तो वो डिजेनरेट हो जाता है। डिजेनरेट मतलब कि वो घिसने Degenerate हो लगती जाता है। बिल्कुल। हाँ, जो आपकी मसल होती है, मसल टेंडन्स होते हैं, वो घिसने लगते हैं। तो जैसे कार्टिलेज घिसा, उसके बाद से आपकी जो बोन होती है, बोन के जैसे वो है ना, आप समझ लो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में टायर आपका घिस बिल्कुल। जाता है, तो आप जो फ्रिक्शन जितना आता है हाँ, आपको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, सेम प्रॉब्लम हाँ, इसमें भी सेम आ प्रॉब्लम जाता इसमें आता है कि इसमें फ्रिक्शन आ जाती है, आपको पेन डेवलप होता है, आप चल नहीं पाते हो। शोल्डर में भी यही है कि आपकी जो कार्टिलेज घिसती है समय के साथ, फॉर सम रीज़न जो इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, एज रिलेटेड। है। हाँ, ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, शोल्डर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ। शोल्डर की ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ी सी कम है, लेकिन शोल्डर में दूसरी प्रॉब्लम होती है, टेंडन इश्यूज़। टेंडन इश्यूज। हाँ, जैसे आपकी मांसपेशी कम होंगी, कमज़ोर होगी, टेंडन के जो डिजेनरेशन होगी, तो फिर वो फट जाते हैं। ओके, तो ये एक मेजर चंक होता है कि एल्डरली पॉपुलेशन में आपको शोल्डर के इश्यूज़ आते हैं कि आपकी पेन शुरू हो गया, नाइट पेन हो गया, आप ऊपर उठा नहीं पाते हो, बेसिकली अपना केयर करने में भी दिक्कत हो, जैसे आप कंघी नहीं कर सकते हो, कपड़े जैसे हाथ ऊपर उठा के ऊपर नहीं। पहन रहे हैं, हाथ ऊपर जा ही नहीं रहा है, आपको कपड़े पहनने में दिक्कत होता है। किचन में जैसे हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है, अगर आप जैसे किचन में हो, ऊपर वाले शेल्फ से कपड़े तो ऊपर होते हैं, हाँ, ऊपर से जैसे चीनी का बोतल उतारना हुआ, तो उसमें दिक्कत आती है। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यही सब होते हैं कि डीजनरेशन के कारण ये सब हर जॉइंट में बढ़ने लगता है। तो इसके लिए आपको लगता है कुछ करना चाहिए जो ये कम हो, मतलब अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं, इससे पहले ऐसा कुछ प्रिकॉशन ले, सो दैट जब वो उस एज में जाए तब तक वो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करे। मतलब मेरा कहने का मतलब है नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया कि प्रॉब्लम हमारे पास ना हो, जो कम है। हमारा बुढ़ापा हो खुशी खुशी निकल बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। नहीं, ये बात सही है। इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे एक तो ये बात समझने की, जैसे हम एज को नहीं रोक सकते। एज को आप जैसे मान लो कि 60 के आगे हमारा एज ना बढ़े, तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल, तो उसी तरीके से जो हमारी जॉइंट्स है, अगर घिस रहे हैं, तो उसको भी आप नहीं रोक सकते हैं। वो अगर सेट इन हुआ है तो अपने पेस से जाएगा, लेकिन कितनी बारी उसकी जो रेट है उसको आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। अच्छा, ओके। ओके, और जो भी जैसे मसल की फंक्शन है, उसको भी थोड़े दिन तक आप मेंटेन कर सकते हो। उसमें एक मेजर रोल होता है एक्सरसाइजेस का। हाँ, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, जो हम आजकल सोसाइटीज़ में रहते हैं, हाई राइज सोसाइटीज़ में रहते हैं, सब जगह पार्क होती हैं। पार्क में हमारे कितनी जगह आप देखते भी होंगे जिम कि बना हुआ, ओपन जिम जिम होता बना है, हुआ। वो एल्डरली पॉपुलेशन के लिए होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जो यंगर जनरेशन है, वो प्रॉपर जिम में जाके जाते डंबल्स हैं, उठाते हैं, हाँ। लेकिन उस एज में आप डंबल्स नहीं उठा पाएंगे उतनी ज़्यादा। ट्रू। हाँ, लेकिन ये शायद अब इस पे थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा, लेकिन हाँ हाँ, जी। ओपन जिमिंग होता है, वो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपकी जॉइंट की मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए होते हैं। तो जो भी जॉइंट के इश्यूज होते हैं, कुछ चीज़ें हम चाहते हैं। पेन आता है पेशेंट्स को, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो उसमें हम उनकी मूवमेंट कराते हैं कि भाई आपका जोड़ खराब हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जोड़ को मूवमेंट को मेंटेन रखो बाय डूइंग एक्सरसाइजेस, और ये रह भी जाता है। क्योंकि जो आपको पेन आता है, तो पेन क्यों आता है? क्योंकि जोड़ ना, जैसे आपकी जॉइंट है, दो सर्फेसेस आपस में ऐसे टकराई, फिर आपको जो भी फोर्स, जैसे आप खड़े हुए, नी जॉइंट है, खड़े हुए, पूरी बॉडी वेट आपकी नी जॉइंट पे पड़ी, ओके। हाँ, हाँ। और डायरेक्टली बॉडी वेट वहाँ तक पड़ी, आपको पेन जनरेट हुआ। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो बाकी सारी मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आपके जोड़ पे कम लोड जाए, बाकी मसल्स थोड़ी सी लोड ले लें। और जब आपकी जोड़ पे कम लोड जाएगा तो डेफिनेटली आपको पेन होगा। तो एक तो ये है कि एक्सरसाइज आपको मेंटेन करनी है, आपकी मूवमेंट, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। और इसमें जैसे आप, मैं नहीं कहूँगा कि हाँ एल्डर पॉपुलेशन को, जो नॉर्मल, नॉट लाइक बॉडी बिल्डर्स, हाँ, हाँ, हाँ। जो आप 10 kg का, 15 kg का 10 reps into 3 आप ये करो, लेकिन हाँ 5 kg से करो, 2 kg से करो। वेट ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट होता है एल्डरली पॉपुलेशन में भी। ऐसा नहीं है कि हाँ हम रोक दे कि नहीं, मेरी मम्मी है तो 65 की हैं, उनको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है। फ़ायदे हैं उसके, आप वेट ट्रेनिंग करो। उसमें से क्या होता है कि आपकी जो बोन है, बोन भी इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल। आपकी फ्रैक्चर की रिस्क कम हो जाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी एक्सरसाइजेस। दूसरा है आपका जो डाइट है, डाइट अपना सही रखें, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ जो भी मतलब आप, कैल्शियम रिच हो। हाँ, कैल्शियम रिच हो, आपकी ऑयल स्टफ कम हो। दूसरा इसमें हम कहते हैं कि आपकी बॉडी वेट ना थोड़ी सी लिमिटेड हो, एग्जैक्टली, बहुत हाँ, वो ज़्यादा, बहुत जरूरी हाँ, है।
वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से सभी के लिए डिफिकल्ट होता है बॉडी वेट कंट्रोल करना, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि बॉडी वेट लिमिटेड रखें। बैठ जाते तो उठ नहीं पाते हैं टाइप। हाँ बिल्कुल। कितनी बार ये होता है कि सर जी आप बोल रहे हो एक्सरसाइज करने के लिए, मेरे घुटने खराब है, मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ? तो ये विशियस साइकिल होता है। तो इसमें बॉडी वेट कंट्रोल करना बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद होता है। आप डाइटिशियंस की हेल्प लें, क्या खाना है वो रेगुलेट करें। आप अगर मान लो कि मैं नहीं कहूँगा कि आप ट्रेडमिल पे दौड़ो, आप 5 किलोमीटर दौड़ो, लेकिन आप थोड़ा सा चलो जितना चल पाते हो। कुछ नहीं है तो जैसे आप जिम में वो होता है ना एक क्या कहते हैं उसे, क्रॉस ट्रेनर होता है, तो क्रॉस ट्रेनर आप कर लो, उसमें आपकी नी की इम्पैक्ट कम होगी। नहीं होता है तो हैंड बाइक कर लो, एटलीस्ट हैंड से आप ये से चलाओ, अगर पैर से नहीं चला पाते तो ये सब तरीके हैं यार जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कर पाओगे। और एक बीइंग अ सर्जन मैं आपको ये भी पूछना चाहता था, कुछ नए गैजेट्स आए हैं, रोबोटिक सर्जरी वगैरह हो रहा है, तो ऐसे कुछ नए गैजेट्स आए हैं जो आपको हेल्प करता है आपके प्रोसीजर में और एफिशिएंटली करने के लिए, इस तरह से कुछ? नहीं, रोबोटिक सर्जरी आपने अच्छा बोला कि रोबोटिक सर्जरी अभी कुछ साल तो हो गए इसे, हमारी इंडिया में भी, दिल्ली में भी आई थिंक हर एक हॉस्पिटल अब रोबोट परचेज कर रहे हैं। इससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट तो हमें उतने नहीं पता है कि अच्छा। जैसे हम मान लो रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, अभी कैसा है, 10 साल बाद कैसा होगा, क्योंकि 10 साल अभी हुए नहीं है रोबोट्स को उतने यूज़ में आए हुए। अभी हम इनिशियल फेज में 2 ईयर्स और 5 ईयर्स एज में हैं, तो हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमें नहीं पता है। लेकिन एक जो होता है कि आपको हमेशा ना, जैसे सर्जन होते हैं, कोई भी सर्जन हो, कितने भी अच्छे सर्जन हो या बुरे सर्जन हो, जैसे उनका स्किल है, हमेशा हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। हर एक सर्जन, आई थिंक सबका एक हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हमेशा आप जो भी है ना, यू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। ओके, लेकिन क्या होता है कि आपकी कितनी बड़ी ना, आपको अनुमान करके आपको सर्जरी करना पड़ता है। जैसे आप कोई भी जैसे हड्डी काट रहे हैं, हमारी कितनी बड़ी मेजरमेंट्स होती है, यहाँ पे 2 मिलीमीटर काटना है, यहाँ पे 4 मिलीमीटर काटना है। अगर आपको मेजर नहीं करने का मन है तो आँख से देख के बोलते हैं हाँ जी ये ठीक लग रहा है, ये मेरा हो गया 5 मिलीमीटर काट दो यहाँ पे। तो रोबोट में क्या होता है, इसको आप एग्जैक्टली 5 मिलीमीटर काटेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपकी प्रिसीजन बढ़ जाती है, आपके कट्स जितने लेने होते हैं आपकी वो बढ़ जाती है। जैसे शोल्डर में अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि रोबोट्स कब आएंगे, हो सकता है इस साल के अंत तक आ जाता है रोबोट शोल्डर रिप्लेसमेंट के लिए। तो उसमें है कि कितना आपको हड्डी काटना है, कहाँ पे आपको अपने इम्प्लांट्स डालने, मतलब स्क्रू और जो भी होते हैं वो कहाँ पे डालने, वो एक्यूरेट हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या करते हो, आप सीटी स्कैन करते हो, उसको सॉफ्टवेयर में डालते हो, वहाँ से प्लानिंग करते हो, वो आपको प्लान बता देगा कि हाँ जी आपको कहाँ करना है। जैसे आप उसमें प्लान आपको मिल गया है, उसी प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हो पेशेंट्स में, एग्जैक्टली सेम टू सेम। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने प्लान कर लिया कंप्यूटर पे, उसके बाद से थोड़ा सा अनुमान करके हम सर्जरी कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रिसीजन आपको प्रिसीजन आता है, पेशेंट को कितना फायदा होगा नहीं होगा लंबे समय में। अब टारगेट तो ये है कि हाँ 20 साल जो अभी चल रहा है वो 25 साल चले, जब तक 20 साल नहीं हुआ तब तक हम नहीं बता पाएंगे कितना फायदा होगा। लेकिन हाँ सर्जन को थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन होती है इस सबसे। अब एक क्वेश्चन करूंगा कि आप जब सर्जन हैं तो आप अपने फोकस के लिए, अपने कंसंट्रेशन के लिए क्या करते हैं? कुछ एक्स्ट्रा करते हैं या जैसे बीइंग अ सर्जन आई थिंक ऑफ कोर्स हर प्रोफेशन की अपने चैलेंजेस हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर चैलेंजेस। हाँ, अगर पुलिस मैन है तो उनके अपने चैलेंजेस, डेफिनेटली आर्मी मैन के अपने चैलेंजेस हैं। हाँ, सर्जन के भी अपने चैलेंजेस हैं कि आप जब सर्जरी करते हैं तो आप यू हैव टू बी फोकस्ड, बट अगेन यू डोंट हैव टू पैनिक। हाँ, ये एक बैलेंस करना पड़ता है। आपने पैनिक किया तो आपका केस गड़बड़ हो गया, तो पैनिक तो हटाना पड़ता है। सो यू हैव टू कीप योर कूल। आई मीन वो है ना कि क्रिकेट में फाइनल ओवर में जो हमारे माही जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, उनका जो है एग्जैक्टली अ सर्जन वांट्स टू बी लाइक दैट, कि आप एग्रेशन रखें, टाइम मैनेजमेंट करें, लेकिन अपना कूल बिल्कुल ना खोए। बिल्कुल। सो आई थिंक यू हैव टू बी लाइक महेंद्र सिंह धोनी। कूल टाइप। हाँ, सो कितनी बारी आप देखेंगे सर्जरी में हम म्यूजिक चला देते हैं थोड़ा सा कूल रहने के लिए। सर्जरी होती है, हम गप्पे भी मारते रहते हैं, लेकिन हाँ वैसा नहीं कि हम फोकस हटा रहे हैं। हाँ। तो फोकस्ड वहीं पे, जहाँ कुछ होता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सी सीरियसनेस चाहिए, एवरीबडी काम्स डाउन। उसके बाद से कितनी बारी हम डिस्कशन करते हैं, जैसे सर्जरी होती है, मतलब 2 लोग रहते हैं, एक सीनियर रहता है, एक जूनियर रहता है, या फिर 2 इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस के, तो दोनों में डिस्कशंस होती है कि हाँ जी यहाँ पे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे क्या कर सकते हैं। तो ये सब, इन सब से आप अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। ओकेजनली क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं फंसने वाले हैं सर्जरी में, अगर डिफिकल्ट सर्जरी है, तो उसकी प्लानिंग आपकी 1-2 दिन पहले शुरू हो जाती है। ओके, तभी होता है कि आप जस्ट खड़े नहीं हो जाते हैं सर्जरी में, यू स्टार्ट प्लानिंग अ डे प्रायर और 2 days प्रायर। इसमें हमारे जो जैसे शोल्डर कम्युनिटी में देखें तो
हमारी कम्युनिटी में शोल्डर सर्जन ऑल ओवर इंडिया हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, तो कितनी बारी हम पेशेंट्स को वहाँ डिस्कस करते हैं व्हाट यू थिंक, कि एक चीज़ को वो कहते हैं ना कि देयर आर मल्टीपल वेज टू स्किन अ कैट, हाँ। तो उसमें विच वे इज़ द बेस्ट वन, बिल्कुल। आपके हाथ में वो बेस्ट होगा, मेरे हाथ में ये बेस्ट होगा, लेकिन हाँ ये होता है, तो वो हम डिस्कशन करते हैं, तो प्लानिंग इसकी पहले शुरू हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि आपको ऑन द स्पॉट आपको कम स्ट्रेस होता है। ओके। एंड कोई स्प्लिट सेकंड डिसीजन का भी लेना पड़ा है कोई सर्जरी में या उस तरह का कुछ हुआ? हाँ, ये होना होता है बिकॉज ये नो जब पेशेंट जीए में रहता है तो हमारा कोशिश हमेशा रहता है कि आप उस टाइम को ज़्यादा लंबा ना करें। पेशेंट अगर सोए हैं उनको जल्दी से जल्दी उठाएं, तो एक्स्ट्रा टाइम आप नहीं लेना चाहते हैं। Okay. तो उस समय आपको इंस्टेंट डिसीजन करना पड़ता है कि हाँ जी आपको लग रहा है ये नहीं ये सही है, आप डिसीजन ले, बहुत जल्दी से आप उसके प्रॉफिट मतलब गेन और लॉस डिसाइड करें, उसके बाद से यू टेक दैट डिसीजन। सो तभी कहते हैं कि सर्जन ना थोड़े से डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट होते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है सोचने का। मेरा और एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ये होगा हाँ जी। कि अभी जितने भी न्यू कमर्स आते हैं, जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होते हैं जो सर्जन बनना चाहते हैं, स्पेसिफिकली आई एम कमिंग टू दैट, कि सर्जन बनना चाहते हैं, मे बी ऑर्थोपेडिक्स, मे बी न्यूरो, मे बी some sort of surgery, हाँ। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू देम कि वो कैसे करें, क्या करें, मतलब कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी हम बोलते हैं यार तू सर्जन तो नहीं बनना था, तुझे तो सर्जरी नहीं लेनी चाहिए थी। तो सर्जन बनने के लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए। यू हैव टू बी गुड इन योर हैंड्स। ओके, आपके हाथ सही चलने चाहिए, दिमाग में इंस्टेंट आपके डिसीजंस होने चाहिए। बेसिकली आपको सर्जरी का करियर थोड़ा सा लंबा होता है। अगर आप एक सर्जरी अच्छे से करने चाहते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट लाइक 15-18 ईयर्स लग जाता है, टिल देन यू कांट गेट एक्सपर्टीज इन दैट सर्जरी। तो उतना टाइम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके पास, जो कहते हैं रेजिलियंस, वो चाहिए आपके पास। तो ये सब चीज़ें चाहिए कि हाँ आप इंस्टेंट डिसीजन मेकर हो, आप हार्ड वर्किंग हो। हार्ड वर्किंग तो सभी होते हैं, हाँ, लेकिन रेजिलियंस होना चाहिए। आपको नाइट आउट करने की आदत होनी चाहिए कि हाँ रात में भी आप सर्जरी कर सकें, क्योंकि आपको इमरजेंसी सर्जरी करनी होती है। अगर आप इसमें नहीं है तो बेटर है कि आप सर्जरी ना चुनें। अच्छा, हाँ। सो आपको इंश्योर करना होगा कि आप चाहते हैं ये सब, तभी जाके आप इस हाँ, कितनी बारी कुछ लोग नहीं होते हैं ऐसे, वो चाहते हैं कि हाँ सर्जरी करें, लेकिन एक बार जब ट्रेनिंग में घुसते हैं, हार्ड ट्रेनिंग देख के वो निकल जाते हैं। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे वे किए थे, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स जस्ट लाइक दे आर नॉट मेड फॉर इट। ओके। हाँ, सो सर्जरी के लिए देयर समथिंग लाइक यू हैव टू हैव। कुछ चीज़ें तो आप डेवलप कर लेते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि आपकी डेवलप नहीं हो पाती है। मे बी आप सूटेड करते हैं कुछ मेडिकल स्पेशलिटी के लिए या फिर किसी और प्रोफेशन के लिए, बिकॉज इसके लिए यू हैव टू स्पेंड योर टाइम। ओके, देयर इज नो क्विक फिक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट इज सच ए नाइस एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी ग्रेट मच। सेशन। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा ये सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट्स पे बताइए, और आगे भी आपको अगर इस तरह से एपिसोड्स देखना है तो अपने कमेंट्स भेजिए, अपने हमारे जो चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।